गाजीपुर ज़िले के बारे में कल बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई एक विवेक जो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं और भारत डायलॉग्स के वन ऑफ द फाउंडर में से हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि लोग गाजीपुर में पैदा होते हैं लेकिन कहीं दो लाइन में कोई अंग्रेजी में पूछ देता है तो झट से बनारस कहूँ बता देते हैं। तो मैंने बोला था कि भाई मुझे तो गाजीपुर के पर में पैदा होने का गर्व है, अपने गांव में पैदा होने का गर्व है, और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी गाजीपुर और शेरपुर को छोड़ के अपना कोई परिचय नहीं दिया। बात फ्रीडम फाइट मूवमेंट की हो रही है, स्वतंत्रता संग्राम की हो रही है, तो मैं तो आता ही उस गांव से हूं जिस गांव में करीब 200 लोगों को फ्रीडम फाइटर के रूप में पेंशन दी गई और 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता निभाते हुए जो है 8 लोग हमारे गांव के, और जो गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन कह सकते हैं कि उसमें से 3-4 लोग तो हमारे ही परिवार के थे। डॉक्टर शिवपूजन राय, जब आज़ादी की लड़ाई थी तो समझिए कि जो शेरपुर गांव में हमारा घर है तब 4 ही घर थे, अब 4 घर 48 घर में बंटवारा होते होते कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक ही परिवार था, बहुत ही पढ़े लिखे जहीन व्यक्ति थे, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एज ओपनिंग रिमार्क मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो आधुनिक जीवन मूल्य हैं उसमें स्वतंत्रता सबसे बड़ा आधुनिक जीवन मूल्य है। और नेल्सन मंडेला ने जब ये कहा 27 साल जेल में बिताने के बाद, हालांकि हमारे देश में नरम दल गरम दल पर बहुत बहस रही, लेकिन अब चूंकि हम एक आज़ाद देश हैं तो अब नरम दल गरम दल पे बहस करने की जगह एक मुकम्मल बात की जाए जो देश की आज़ादी की बात है। तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो गांधी जी का लोकेशन चेक किया गया कि गांधी जी क्या कर रहे हैं इस समय, तो गांधी जी दिल्ली की किसी हरिजन बस्ती में झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे उसको। और नेल्सन मंडेला ने जब ये कहा कि मुझे गांधी से प्रेरणा मिली और मैं 27 साल साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए गांधी को सामने देखते हुए अपना समय गुजार गया। निश्चित रूप से आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, और जो भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ वो भी उन्होंने ही शुरू किया। आप लोगों से बात करते हुए एक छोटा सा सवाल करूँगा कि एक तो कह सकते हैं कि सीधे सीधे मूल रूप से गुलामी थी जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, व्यापार करने आए और धीरे धीरे हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वो हम पर शासन करने की सीमा तक पहुंच गए और हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन आधुनिक जीवन मूल्य की बात मैंने की तो मान लीजिए भारतीय चेतना की जो बात की जाती है, लेकिन जितना भारतीय चेतना डगमगाई और जितना भटकाव भारतीय चेतना के भीतर हुआ और 3,500 साल तक ये देश आक्रमण झेलता रहा, इन्हीं 3,500 सालों में भारत ने अधिक से अधिक बदलाव भी देखा। अगर मैं कहूँ कि महावीर और बुद्ध 2 ऐसे महापुरुष इन्हीं 3,500 सालों में पैदा हुए जिन्होंने आदमी को भौतिक रूप से आज़ाद कराने की जगह आत्मिक रूप से भी आज़ाद कराने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। एक छोटा सा सवाल आज आप लोगों से पूछूं कि अगर अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, अमेरिका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कैपिटल को, पूंजी को कंट्रोल करता है, यही उसकी ताकत है। अमेरिका आध्यात्म के जगत में कभी जगत गुरु नहीं बना, वो जगत गुरु बनने का दावा हमारे पास था और आज भी हमारे ही पास है। भले हम आज के डेट में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हों, लेकिन अमेरिका निश्चित रूप से एक दिशा में जगत गुरु बन गया, वो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की दिशा में, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर आधुनिक जीवन मूल्य की और स्वतंत्रता की बात की जाए और इस दुनिया के सारे पूंजीपतियों का धन एक बैंक में इकट्ठा करके रख दिया जाए और तराजू के एक पलड़े पर बुद्ध और महावीर को बिठा दिया जाए, इसमें से कितने लोग हैं जो बुद्ध महावीर को छोड़ के तराजू के दूसरे पलड़े पर बैंक में रखे हुए धन को चुनना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई बुद्ध महावीर की कीमत पे धन चुनना चाहेगा।
लेकिन बंद कमरे में अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग बहुत कुछ चुन लेते हैं। लेकिन अगर खुला मैदान हो तो मुझे लगता है कि कम आत्मवान आदमी भी बुद्ध महावीर को कुछ पैसे के लिए नहीं खोना चाहेगा। हालांकि बुद्ध महावीर की तुलना पैसे से की भी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने एक आधुनिक जीवन मूल्य की बात की। जैसे आज एक लड़की इस स्थिति में सक्षम हो पाई है कि वो चाहे तो अपने चुनाव से शादी कर सकती है। आज के 50 साल पहले, आज के 30 साल पहले भी अगर देखें, मैं अपनी ही शादी की बात कर लूं, 2004 में मैंने शादी की। मेरे माता पिताजी नहीं आए शादी में, उनको बुरा लगा कि मैंने वैश्य परिवार की लड़की से शादी कर ली। तो इतनी भी फ्रीडम नहीं थी। देश को भौतिक रूप से आज़ादी तो मिल गई, प्रधानमंत्री हमारा हो गया, राष्ट्रपति हमारा हो गया, लेकिन इससे आगे की बात थोड़ा करनी चाहिए हमें। जो आज़ादी हमें सही अर्थों में हमारी आत्मा को कली से फूल की तरह खिला दे, वैसी आज़ादी भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने चुनाव से शादी कर सकें, हम अपने चुनाव से पढ़ सकें, हम अपने चुनाव से यात्रा कर सकें, हम अपने चुनाव से बोल सकें, हमें जो अच्छा लगे हम उसकी तरफ दारी कर सकें, उसके तरफ जाके खड़ा हो सकें, और जो हमें बुरा लगे उसका मुखर होकर विरोध कर सकें। ये आज़ादी के बाद की आज़ादी है, और ऐसी आज़ादी पाने वाले दुनिया में बहुत कम देश हैं। अमेरिका का जो संविधान है, कानून है, इतना मजबूत है कि वहाँ भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। समाज में इतनी समस्याएं, जैसे अभी मैं कल पढ़ रहा था कि गूगल, मेटा, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चैट जीपीटी पर केस कर दिया। अब जेनजी पॉपुलेशन जो है, जो 10 से लेकर 15 साल 16 साल के बीच की है, अब परप्लेक्सिटी और एआई टूल चैट जीपीटी है, वो अब कोई गूगल नहीं करता, कोई यूट्यूब नहीं करता, वो सीधे जो है चैट जीपीटी पे जाता है, अपना वॉइस कमांड देता है या 2 लाइन टाइप करता है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहा है। तो और कुछ लोग अमेरिका में इस पे सलाह भी लेने लगे चैट जीपीटी से, और सलाह लेते लेते कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार थे, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ लोग मर गए। और जो है गूगल और मेटा ने चैट जीपीटी पे केस किया कि भाई तुम्हारे आने के बाद जो है हमारा तो धंधा ही नीचे डूबता जा रहा है तेजी से। तो उसने कहा कि भाई अभी मैं पैसा नहीं दे सकता, अभी तो मैं स्टार्टअप हूँ। तो गूगल और मेटा ने कहा, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने, करे भाई तुम काहे का स्टार्टअप हो, $500 बिलियन की तो तुम्हारी वैल्यूएशन पहले महीने में हो गई है, और तुम हम लोगों से भी ज़्यादा बड़े होने जा रहे हो, तो स्टार्टअप काहे के हो, इतना पैसा तुमने कमा लिया। तो कहने का मतलब है कि जो सभ्यताएं बहुत ज़्यादा इसी समय की रेखा में आगे निकल गईं, उनके संघर्ष अलग तरह के हैं, हमारे संघर्ष बहुत अलग तरह के हैं, और हमारे संघर्ष अभी बहुत बेसिक हैं, बहुत मूलभूत हैं। लेकिन आपके सामने बैठ के मैं उन समस्याओं की भी चर्चा और अपनी समस्याओं की चर्चा कर पा रहा हूं, तो ये इस बात की सूचना है कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। यानी सूचना हमारे तक भी आ रही है तभी तो कर पा रहे हैं, नहीं तो सूचना नहीं आती तो हम नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि हमें जीवन के आधुनिक मूल्यों की तरफ बढ़ना है, हमें उस आज़ादी की तरफ भी बढ़ना है जो हमारी आत्मिक ऊंचाई को ऊपर ले जाए, जो हमें कम से कम इतना साहस दे कि हम सरकार का विरोध कर सकें। 2 बात, अगर इस जिले के डीएम एसपी ने कोई अन्याय किया है तो खड़ा होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अगर मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बात बोली है तो हम मीडिया पर्सन है तो इतना 2 लाइन लिखने का, 2 लाइन ट्वीट करने की हैसियत रखें, बोलने की हैसियत रखें। अगर इतना भी हमारे अंदर आत्मा नहीं बची है तो आप ये समझना कि जो आज़ादी हमने सन 47 में 15 अगस्त की आधी रात को पाई थी, उस आज़ादी का कोई मूल्य नहीं है। वैसे भी अब सीमाओं का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं बचा, सीमाओं का ज़्यादा मूल्य उन देशों में बचा है जो तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं, जो लोगों ने अपनी सीमाएं अब धरती की जगह आसमान से भी सुरक्षित कर ली हैं। उनकी तरफ देखने की हैसियत अब किसी साधारण देश की और या कोई XYZ देश की है नहीं। अगर अमेरिका की 10 कंपनियों का, कल मैंने बोला था, अगर पूरा नेटवर्थ जोड़ दिया जाए तो दुनिया में लगभग 200 प्लस देश हैं। 200, कोई 220 बोलता है, 230 बोलता है, उसमें संख्या घटती बढ़ती रहती है कई कारणों से, लेकिन 220 के आसपास देश हैं पूरी दुनिया में।
उसमें से 190 देश को अमेरिका के सारे पूंजीपति अगर मिल जाए तो यानी कि पृथ्वी के 90% हिस्सा को वो खरीद सकते हैं। तो आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। हालांकि ममदानी के बनने के बाद न्यूयॉर्क में एक आर्टिकल मैंने कल और पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिट पेज पे, कि वहां पे बहुत अलग तरह का द्वंद्व वहां भी चल रहा है, फंडामेंटलिज्म को लेके, जो इस्लाम को लेकर के। अब एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी मेयर बन गया तो वहाँ के जो कुछ अमेरिकन्स हैं जो नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ छोड़ रहे हैं, कि भाई अब जो है बहुत अलग तरीके का शासन यहाँ पे न्यूयॉर्क में आ गया। लेकिन जितना ममदानी को वोट मिला, 10 लाख वोट उसको मिले। जो दूसरा कैंडिडेट था मतलब टोटल 40% वोट उसको मिले, 50.1% वोट इसको मिले। और जो ट्रंप के कैंडिडेट थे उनको केवल समझिए कि बहुत 10% के करीब 10% वोट मिले, 50 इनको, 40 उनको, 10 इनको। तो एक आदमी ने व्यंग करते हुए लिखा है, हमारे मित्र हैं तेजेंद्र शर्मा जी, लंदन में रहते हैं, पुरवाई करके एक मंच चलाते हैं वो, तो उन्होंने लिखा कि अगर ट्रंप जरा सा भी होशियार होता तो उसको सिर्फ एक काम करना था कि ममदानी को सपोर्ट करने की घोषणा कर देनी थी, ममदानी अपने आप हार जाता। लेकिन एड़ी चोटी जोर लगाया ममदानी को हराने के लिए, वो ममदानी जीत गया। क्योंकि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा और गुस्से का माहौल है। तो कुल ले दे के आज़ादी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज़ादी के आगे की आज़ादी और प्लस जो आज़ादी मिली हुई है उसके संविधान के मूल जो हमारे पिलर्स हैं उनको भी कई बार हम अपने आँख के सामने हाथों से रेत की तरफ फिसलते हुए देखते हैं। कई बार हम लाचार पाते हैं, कई बार देखते हैं कि पुलिस उठा के किसी जर्नलिस्ट को ऐसे ही बंद कर देती है बिना गाजर मूली की तरह। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सभ्यता या किस तरह का आचरण अपने लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच, अपने समाज के बीच और किस तरह के लोग हम निर्मित कर पाए हैं। सच्चे अर्थों में अगर आज़ादी हो तो हम उसको कहेंगे कि आदमी ज़्यादा संजीदा हो गया, ज़्यादा आत्मवान हो गया, ज़्यादा विवेकशील हो गया, ज़्यादा प्रगतिशील हो गया, उसके आधुनिक मूल्य ज़्यादा तरक्की कर गए। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो एक भौतिक रूप से मिली आज़ादी और एक हाथ से दूसरे हाथ में बदली हुई सत्ता का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। आप सभी लोग इस सभागार में ऐसे हैं कि मुझे, आनंद जी को, तो मुझे लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनोज जी को भी 90% लोग तो पहचानते ही हैं और 90% लोगों से ज़्यादा मेरी सबसे 1-to-1 मुलाकात है। लेकिन जब कोई चर्चा हो और अधूरी तब हो जब उसका कोई निष्कर्ष न निकले, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी परिचर्चा हुई तो उसका कुछ एक निश्चित निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए। जैसे मैं बैठे बैठे सबकी बात सुनते हुए सोच रहा था कि जब आज़ादी मिली हमें, तो जो गांधी जी के अगल बगल बैठने वाले लोग थे उसमें बहुत सारे लोगों में आपसी विचारधारा का बहुत समन्वय नहीं था। कांग्रेसी भी थे, फिर भी पट्टी नहीं थी। लेकिन गांधी ने जो कैबिनेट बनवाई उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जगह दिया, जिनसे सबको दिक्कत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक कहानी है कि जब वो अमेरिका से पढ़ उड़ के आ गए थे, बहुत सारे लोग उनको जान गए थे, तो उनको बहुत सारी जगहों पर छुआछूत के कारण खाने पीने में और लोग बिठाने से हिचकते थे। हुआ ये कि उनके, चूंकि बड़ौदा के महाराज ने उनका स्कॉलरशिप दिया था जिसके कारण वो बाहर पढ़ने गए थे, तो वहाँ पे जब वो लौट के आए पढ़ने के लिए तो उनको रहने के लिए घर ही नहीं मिल रहा था। तो उनके साथ एक और बड़ौदा के परिवार के अच्छे संभ्रांत सज्जन थे, उनके क्लासमेट थे, चूँकि बाहर से पढ़ के आए थे तो बाहरी मूल्य और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यार तुम अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो बोले कि यार मैं जगह तो दे दूं, लेकिन दिक्कत है कि मेरे माँ बाप को बड़ी दिक्कत है और जो मेरा नौकर है घर में उसको बड़ी दिक्कत है, वो जाति से ब्राह्मण है। तो ऐसी स्थिति में मैं मदद करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँ, कहो तो कुछ पैसे दे दूँ। तो उन्होंने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे रहने के लिए घर की जरूरत है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बाबू, इन सब लोगों के आपस में कोई बहुत गहरी मैत्री नहीं थी, मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा है। लेकिन जो कैबिनेट गांधी जी ने बनाई, उस कैबिनेट में सिर्फ एक कारण से पूछा गांधी जी से पत्रकारों ने कि
आपने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उनसे ज्यादा काबिल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगते हैं। तो गांधी का जो जवाब था वो वाकई मैं गांधी को इसलिए बड़ा मानने लगा। पहले गांधी को लेकर के भगत सिंह, भाई मैं नास्तिक क्यों हूँ, ड्रीमलैंड की भूमिका जब मैंने पढ़ी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा बचपन में 8वीं 7वीं क्लास में था, तो मैं गांधी जी को बहुत बड़ा नेता नहीं मानता था। धीरे धीरे मैं बड़ा उनको मानने लगा। तो गांधी जी ने पत्रकारों को ये जवाब दिया कि देखो, जितने सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जितने और भी लोग थे, ये कभी न कभी मुझे ये बात समझ में आई कि ये लोग संघर्ष में हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। नेहरू इकलौता था जो मोतीलाल नेहरू का बेटा था। 1 करोड़ रुपया कांग्रेस को उसके पिता ने मतलब बहुत समय पहले दिया था, आज़ादी के टाइम गांधी ये बात बोल रहे हैं जब कैबिनेट का फैसला हो रहा है, बहुत पहले उसके फादर ने कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था उस वक्त में, आप सोचिए। और नेहरू ने कभी मुझसे प्रधानमंत्री पद की चर्चा नहीं की। 17 साल जेल में रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब इस आदमी ने लिखी है। तो मेरे मन अंतरात्मा से आवाज आई कि इसको मौका देना चाहिए। और आप देखिए, अथॉरिटी 2 तरह की होती है, एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, एक इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। जैसे मान लीजिए, एक फॉर्मल अथॉरिटी गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बनारस के मंडल कमिश्नर, उनकी फॉर्मल अथॉरिटी है, वो IAS अफसर हैं, सब कुछ कानून में, संविधान में, एक्ट में लिखा हुआ है कि वो क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक गांधी की इनफॉर्मल अथॉरिटी थी कि भारत का प्रधानमंत्री भी जब कुर्सी पे बैठा तो पैर छू के बैठा, और बापू जब तक जिंदा रहे जब भी मिलते थे तो भारत का प्रधानमंत्री हजारों के सामने या पूरी कैबिनेट के सामने उनका पैर छू के प्रणाम करते थे। तो गांधी की अथॉरिटी इनफॉर्मल अथॉरिटी थी, वो कहीं कागज में लिखित नहीं थी। और जो नेहरू जी की अथॉरिटी थी वो फॉर्मल अथॉरिटी थी, भारत के प्रधानमंत्री की अथॉरिटी थी। तो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अडवाणी जी का बर्थडे था, प्रधानमंत्री जी गए, पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया 8 नवंबर को। तो जैसे अडवाणी जी की अथॉरिटी इनफॉर्मल अथॉरिटी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको बड़ा मान के पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई करी, तो समझ में आया। अब इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है कि जहाँ देखो वहाँ राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच लड़ाई है। तो मेरा ये मानना है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों जो हैं बड़े जरूरी हैं समाज के संतुलन के लिए। ये पूरी दुनिया जो है डायलेक्टिकल है, द्वंद्व पे खड़ी है। अगर हमारी सांस आ रही है तो सांस जा रही है। अगर पृथ्वी को किसी दूसरे उपग्रह से खड़ा होकर देखें या चंद्रमा से ही खड़ा होकर देखें तो आसमान में गोले की तरह लटकी हुई है। इसी बात को न मानने के कारण बेचारे सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि वहां का राजा मानता था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी तो टिकी हुई है अपनी जगह पे, लेकिन वो आदमी टिका रहा कि नहीं जी, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की। तो ऐसे जड़ लोग भी हुए जिन्होंने अपनी जड़ता के कारण समाज के कीमती लोगों को मौत की सजा दे दी। ऐसे पीड़ा से भी ये दुनिया और समय की रेखा गुजर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई मुकम्मल बात होगी तो मुझे लगता है कि जैसे गांधी ने कैबिनेट बनाई थी, वैसे यहाँ की सरकारों को, यहाँ के व्यवस्था चलाने वालों को हर विंग से कुछ इंटेलेक्चुअल चुनने पड़ेंगे और उनसे जो है समुद्र मंथन कराना पड़ेगा। उसके बाद उससे विष निकले अमृत, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कोई सच्ची और सम्यक बात हो सकती है। जैसे बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन, तो ये सम्यक नींद, उन्होंने एक धारा दी, कुछ गुण दिए कि अगर आप जीवन में आत्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहे। तो कहने का मतलब कि हम अगर कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष भी निकलना बड़ा जरूरी है। और मैं मानता हूं कि एक निष्कर्ष तो निश्चित रूप से निकलना चाहिए, वह है वैचारिक निष्कर्ष, जो इस देश को सही में उसकी खोई हुई गौरव गाथा और शौर्य को वापस दिला सके। जब अंग्रेजों का शासन था, बात उसी समय की है, बात 1787 की है। तब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के रूप में डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते थे। हालांकि उसी सदी में अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, 4 जुलाई 1776 को। तो एक ब्रिटेन के बड़े विचारक थे एडमंड बर्क। तो जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, जो चौथा शब्द प्रेस आया, वो प्रेस उससे पहले भी था। ऐसा नहीं था कि प्रेस उससे पहले नहीं था, चाहे अखबार नहीं थे, लेकिन
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये जो चौथा खंभा लोकतंत्र में जुड़ा, वो ब्रिटेन के विचारक एडमंड बर्क ने, वो पार्लियामेंटेरियन भी थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के ऊपर भी आंख रखने के लिए एक संस्था चाहिए, ताकि अगर ये तीनों मिल जाएं, एक स्थिति ऐसी हो जाए, या जब मिल जाते रहे होंगे या मिले होंगे, उनके अनुभव से कोई बात गुजरी होगी, तभी उस आदमी ने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा, भाषण दिया, इस पर वोटिंग हुई, और उस टाइम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहरा रहा था। वो बात रातों रात स्थापित भी हो गई और रातों रात लोगों ने इसको मान भी लिया। तो मीडिया की जो भूमिका है, मैं मानता हूं कि देखिए, दो उदाहरण दूंगा। हमेशा मैंने नारसिम मोंजी से एमबीए किया था, जब मैं बंबई नौकरी करने चला गया था तो इवनिंग क्लासेस की थी मैंने, तो उसमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि कोई एक धंधे में आप काम कर रहे हैं तो आप अध्ययन करते रहिए कि इसी से जुड़ा कोई दूसरा काम करें जो ये मेरा पुराना वाला धंधा नए वाले धंधे को सपोर्ट करे, और ब्रांड एक नया तैयार करिए। जैसे मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया ने काम किया, इवेंट की एक नई कंपनी खोल दी, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत पहले एक नई कंपनी खोल दी, जो आप स्क्रीन देखते हैं, JCDecaux जो फ्रेंच कंपनी है, वो तो बाद में, उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने काम चालू कर दिया था। तो ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन करके उस कंपनी बेनेट कोलमैन ने अपने को बहुत बड़ा बनाया, फिर मीडिया इंस्टीट्यूट खोले, फिर जो है उन्होंने बेनेट यूनिवर्सिटी भी खोल दी, बहुत सारा काम कर दिया। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। मैं कहना ये चाहता हूँ, दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो कहा जाता है कि पुलित्जर अवार्ड के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो पुलित्जर का एक अखबार था अमेरिका में, और एक और अखबार था, देखिए उसके चलाने वाले, हाँ, हर्स्ट। तो ये दो अखबार हुए। तो पुलित्जर चूंकि अच्छी प्रामाणिक खबरें छापते थे, और दूसरा अखबार जो था उस सर्कुलेशन के चक्कर में उसने अमेरिका और क्यूबा के बीच ऐसी अफवाह फैलाई कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब वियतनाम की लड़ाई चल रही थी, तो वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी जिसमें आधा कपड़ा जला हुआ बच्ची चीखते हुए सड़क पे दौड़ रही है, और उस एक फोटो और कैप्शन का अमेरिकी जनता के दिमाग पे इतना असर हुआ कि अमेरिका की जनता अपनी ही सरकार के विरोध में खड़ी हो गई और युद्ध बंद करना पड़ा। ये दो एग्जाम्पल बाहर के, मैंने इंडिया से बाहर के, दो एग्जाम्पल इंडिया के अंदर के दे रहा हूं। हुआ ये कि जब मणिपुर में दो बच्चियों को नंगा करके घुमाया गया, तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया, या मीडिया के पास फुटेज भी था तो उसको दबा दिया गया, कहानी जो भी रही हो। लेकिन एक अननोन से आदमी ने, अज्ञात से आदमी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उस वीडियो को डाला और 4 लाइन का कैप्शन लिखा, भूचाल मच गया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को जितना सही तरीके से निभा सकता था, मैं मानता हूं कि वहां पे हम नहीं निभा पाए, वहां पे हम पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन सोशल मीडिया जो एक नया टूल बन के उभरा है, मैं कह सकता हूं कि ये ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन है, मीडिया का एक्सटेंशन है और सुपर एक्सटेंशन है। इसने आम आदमी के हाथों को जितना मजबूत किया है, मैं कह सकता हूं कि इससे पहले आम आदमी का हाथ इतना मजबूत नहीं था। लेकिन उसके बाद भी सरकारें सोशल मीडिया को बंद करवा देती हैं जब उनको लगता है कि नहीं यार कुछ नुकसान हो रहा है। तो उस पर भी, चूंकि जैसे एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि भाई साहब आप तो दुनिया घूमते रहते हैं, ये बताइए आईफोन कितना सेफ है। हमने बोला किस मामले में? बोले मतलब वही व्हाट्सएप सब फेस उस टाइम। हमने कोई कुछ भी सेफ नहीं है। बोला क्यों? लोग तो कहते हैं कि FBI को भी ये डेटा नहीं देता। हमने बोला ये सब बेकार की कहानियां हैं। अभी आप इस देश में कोई कंपनी खोलिए, सरकार कहे कि भाई राष्ट्रहित का मामला है, तो उससे ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता। देश हित के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कोई फोन होगा, कोई सर्वर होगा, कोई भी डेटा होगा, आपको देना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। वहां भी CIA, FBI और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अगर कोई चीज मांगे तो वहां के आईफोन को भी देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि आप अपने आचरण व्यवहार पे कंट्रोल रखिए। ऐसा कोई डेटा रख के डरने की जरूरत क्या है? वो डर से ही दूर रहिए। तो कहने का मतलब है कि मीडिया बहुत सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है, और मीडिया के बाद जो मध्यम वर्गीय उम्मीदों को परवान चढ़ाया बाजारवाद ने, वो एक रिस्क की तरफ तो ले गया। लेकिन ये भी मैं कह सकता हूं कि एक
नई छलांग लगाने की दिशा में मध्यम वर्ग की उम्मीदों को उसने हवा भी दी। जो ये इंटरटेनमेंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म देता है, आज़ादी देता है कुछ भी कहने की, लेकिन एक खतरा भी है। आज भारत देश कुछ भी कर ले, अगर एक गूगल अपनी सेवाएं भारत देश के लिए बंद कर दे, एक स्विच बस बंद कर दे, आपका सारा डिजिटल पेमेंट कोलैप्स कर जाएगा, आप मर जाएंगे।